जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी 2026 या 27-28 जब भी आप दे रहे हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिलते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं। आज चैप्टर 2 का सेकंड क्लास है और चैप्टर 1 के ऑलरेडी 5 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। यूपीएससी से रिलेटेड है, पीसीएस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी लोग देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने चैप्टर 2 के कल कर लिए थे। जो कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें फायदा हो रहा है, बाकी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। भाई ने बोला सर इंग्लिश में भी, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति के कहने पर अगर मैं इंग्लिश में ले आ सकता हूँ, सोचिए कि मैं कितना जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं और मेरा उसमें 1% भी योगदान है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। चलिए बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन पर आज के चलते हैं। गहपति शब्द का अर्थ है। टर्मिनोलॉजी कितनी पूछी जाती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सीरीज करा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। द टर्म गहपति इन अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रेफर टू गांव का मुखिया, ब्राह्मण पुरोहित, व्यापारी संघ का प्रमुख, शाही अधिकारी, अ विलेज हेडमैन हाउस होल्डर, अ ब्राह्मण प्रीस्ट, अ मर्चेंट गिल्ड लीडर, अ रॉयल ऑफिशियल। और मैंने जब पढ़ाया था तो गहपति, गजपति और कई टर्म थे, प्रांत के लिए एक टर्म था उसको भी बताया था, काफी शब्दों पर बात हुई थी। और कंटिन्यू चल रही है एनसीईआरटी की सुबह क्लास। आप एनसीईआरटी की सुबह क्लास देखिए और शाम को 10 बजे इस लेक्चर को अटेंड करिए, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2026, 27, 28 में। क्योंकि 27 में भी एनसीईआरटी वही रहेगी, 28 में भी एनसीईआरटी वही रहेगी, क्वेश्चन वही रहेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, गहपत गांव का मुखिया या गृह स्वामी को बोलते थे, जो विलेज का हेड होता था उसको बोलते थे। ऐसे मैंने प्रांत पे बताया था, उससे पहले भी। अब देखो बुद्धिज्म में क्या था, मौर्य शासन में किसे क्या कहते थे, जैसे कोतवाध्यक्ष है, शुल्काध्यक्ष है, या प्रांत में मुक्ति होते थे गुप्त काल में, प्रांत प्रमुख को उपरेक कहा जाता था, गांव के व्यक्ति को ग्रामिक कहा जाता था गुप्त काल में। तो ये टर्मिनोलॉजी कई बार एग्जाम्स में आई है, चाहे बौद्ध काल से हो, मौर्य काल से रिलेटेड हो, या फिर आपका मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी आपको बतानी है। राजा सर्वोच्च सत्ता था। द्वितीय है प्रशासनिक विभिन्न विभागों में बांटा गया था। कर, व्यापार, कृषि, कई विभाग हुआ करते थे और सबके विभाग प्रमुख हुआ करते थे। क्या ऐसा था? धम्म महामात्र सैन्य अभियानों के प्रभारी थे। जब मैंने अभी आपको बताया था पोतवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष, उसमें ही सैन्य अभियानों के प्रभारी भी क्या थे, और उनका नाम धर्म महामात्र हुआ करता था। क्या धर्म महामात्र होना चाहिए, मेरे को रिकॉर्डिंग शायद गलत हो गया है यहाँ पे। क्या सही है? धम्म महामात्र सैन्य अभियानों के प्रभारी हुआ करते थे क्या? English consider the following statement about the Mauryan administration. The king was the supreme authority in the empire. Officials were divided into departments such as taxation, trade, and agriculture. The Dhamma Mahamatra were primarily responsible for military campaign. Which is correct? हिंदी वालों से भी निवेदन है कुछ इंग्लिश में टर्म याद रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इंग्लिश का वर्ड देखकर हमें आंसर टिक करना पड़ता है, हिंदी के वर्ड टफ आ जाते हैं। और ये लिखा भी होता है पेपर में कि अगर कोई गलती होगी तो अंग्रेजी वाली जो लेखनी है उसको माना जाएगा। धम्म महामात्र, तो इसका आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि आपको धम्म महामात्र पता है कि नहीं, इस वजह से। अब देखो, आपको धम्म महामात्र सिर्फ नहीं पता होना चाहिए, आपको मौर्य प्रशासन में जितनी कैटेगरी है वह सब पता होना चाहिए। सभी व्यापार के जो विभाग थे उन सब के बारे में पता होना चाहिए, विभागाध्यक्ष के बारे में पता होना चाहिए। आप बताइएगा धम्म महामात्र को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, वरना आप दूसरा चैप्टर अगर आप देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि का संबंध किस क्षेत्र से था? आप जानते हैं अशोक की कई लिपियों में अभिलेख मिले हैं, तो खरोष्टी लिपि, आरमाइक लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने उसमें सारे अभिलेख बताए थे और आपको ये भी बताया था कौन सा अभिलेख किस लिपि में था।
जो कि महत्वपूर्ण थे उसमें से। मगध, गांधार, अवंती और कलिंग। खरोष्ठी। Which of the following region is associated with the Kharoshthi script? तो ये गांधार रीजन से संबंधित थी। उसके बाद जाएंगे तो वहां अलग लिपि होगी, इधर अलग लिपि थी। चलिए, सातवाहन जो कि एक इम्पोर्टेंट वंश है, महाराष्ट्र रीजन में ये बिलोंग करते थे। सातवाहन वंश के बारे में बताना है। सातवाहनों ने शक शासकों से वैवाहिक संबंध बनाए। उनके सिक्कों पर प्राकृत भाषा के लेख मिलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख नासिक प्रशस्ति में है। आपको लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि यूपीएससी से कम लेवल तो नहीं है। जो पीवाईक्यू देख चुके हैं वो कमेंट करके बताएं, जिससे लोगों को पता चले कि सर पीवाईक्यू के हिसाब से ही हैं, यूपीएससी लेवल के ही हैं। द सातवाहनास followed the policy of intermarriage with Saka rulers. They issued coins with Prakrit inscriptions. Gautamiputra Satkani is mentioned in the Nasik Prashasti inscription. सही उत्तर का चयन करना है। और बहुत विस्तार से सातवाहन को हम लोगों ने पढ़ा था। तो सातवाहनों ने शक शासकों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए थे, तो किससे बनाए थे, या शक शासकों ने किससे संबंध बनाए थे? ये वैवाहिक संबंध वाला जो मैटर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कौन किससे संबंध बनाया था। वैवाहिक संबंध की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तमिल ग्रंथों में उल्लिखित पुहार किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। कई बार पुहार भी शायद आ चुका है पीवाईक्यू में, अगर पीवाईक्यू याद हो आपको शायद। With reference to the term पुहार mentioned in Tamil text. पूर्वी तट का एक बंदरगाह नगर था, एक बौद्ध मठ था, मगध का किला था, एक पर्वतीय दर्रा था। A port city in the east coast, a Buddhist monastery, a fort in Magad, a mountain pass. सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि दिस क्या थे। ऐसे आपसे फड़म पूछ दिया जाता है, कभी कुलाहदारन पूछ दिया जाता है, तो आपको टर्मिनोलॉजी पे काम करना चाहिए। कभी बनी ठनी पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। ए मतलब ये बंदरगाह था। और भी बंदरगाह मैंने बताए थे, वह भी बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे अरगट्ट पूछा गया था इस बार, पिछली बार भी अरगट्ट, मतलब पिछली बार का मतलब 2016 में पूछा गया था अरगट्ट। तो कई रिपीट भी होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, एक बंदरगाह था। जैसे मुझे याद आ रहा है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, काकतीय राज्य में समुद्र पत्तन कौन सा महत्वपूर्ण था, तो उसमें काकीनाडा, मोटोपल्ली, मछलीपट्टनम और नेल्लेरू, ये ऑप्शन दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 16, भूमि अनुदानों के बारे में बताना है। ब्राह्मणों को दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। ये प्राय भूमि कर मुक्त हुआ करती थी और वंशानुगत होती थी। यह प्रथा केवल मौर्य काल में थी। लैंड ग्रांट टू ब्राह्मणास वर कॉल्ड अग्रहार। Such grants were often tax-free and hereditary. They were given only in the Mauryan period. करेक्ट आंसर का चयन करना है। अग्रहार, यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी का खेल चला है। यहाँ भी एक स्टेटमेंट में आपको टर्मिनोलॉजी मिलेगी, क्योंकि
प्राचीन भारत से बहुत टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है और मध्यकाल से भी। मध्यकाल में कौन किसके समकालीन है यही पूछ देता है कई बार। करमुक्त और वंशानुगत थी क्या? टैक्स फ्री, हेरिडिटरी, और मैंने पढ़ाया है, बहुत जोर देकर यहाँ पे पढ़ाया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आप क्लास देखेंगे तो मजा आएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा केवल जो है ना वो उसने गड़बड़ कर दिया। और हमें कई बार बताया भी जाता है कि केवल जहाँ पर है वहाँ थोड़ा सा समझ के काम करना चाहिए कि केवल जो है कई बार गलत हो जाता है, वही यहाँ पर हुआ, केवल यहाँ पर गलत हुआ। लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया था। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला इज रिटन इन संस्कृत में ब्राह्मी लिपि से, प्राकृत में ब्राह्मी लिपि से, प्राकृत में खरोष्टी लिपि से, संस्कृत में खरोष्टी लिपि से। संस्कृत और प्राकृत भाषाएं हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है। अभी हम पीछे खरोष्टी पढ़ के आए थे। संस्कृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज खरोष्टी स्क्रिप्ट, संस्कृत लैंग्वेज खरोष्टी स्क्रिप्ट। फंसाया गया है, अगर आपने तुक्का मारा तो गलत हो सकता है। जो ना आता हो उसे छोड़ दिया करिए और बाद में आंसर भी बताया करिए कि 10 में कितने सही हुए। कमेंट में 10 में कितने सही हुए ये बताइएगा। खारवेल, खारवेल राजा के बारे में पढ़ा है, उड़ीसा क्षेत्र में थे क्या ये? तो ये प्राकृत में ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ था, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसीलिए मैं किताब में वर्ड टू वर्ड पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फंसाया वहीं से जाएगा। आपको एनसीईआरटी पीडीएफ बना के ले आओ वो मजा नहीं आएगा किताब से जितना आप पढ़ोगे, क्योंकि किताब में वर्ड टू वर्ड आपको समझाया जा सकता है कि देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक बार देखिए जाकर मजा आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करा रहा हूँ सबसे, तभी लोगों को लगता है कि ये तो किताब पढ़ रहे हैं। वो होता किताब पढ़ना नहीं, 1.5 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत कुछ वहां मैं बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 18 का सी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पढ़ना है सही से, कौन सा गलत मिलान है। यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी गलती हो जाएगी, तो इसको भी ध्यान से पढ़ा करिए। एक तरफ स्रोत दिए गए हैं, दूसरी तरफ विषय वस्तु। हमने बहुत अच्छे से अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अर्थशास्त्र और इंडिका बहुत ही पूछा जाता है मौर्य काल में। मौर्य काल की पूरी गाथा अगर पता चले तो 3 चीजों से बहुत कुछ मिलता है, एक अर्थशास्त्र, एक इंडिका और चौथा तीसरा तीसरा है अशोक अभिलेख। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आता ही है, आता लगभग हमेशा। अर्थशास्त्र में राजनीति अर्थव्यवस्था दी गई है, इंडिका में मौर्य भारत का यूनानी विवरण, नासिक लेख अशोक की उपलब्धियां, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय होना चाहिए यहाँ पे शायद, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिल जाती हैं। बौद्ध उपदेश, अंगुत्तर निकाय भी है। अर्थशास्त्र स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमी, इंडिका में ग्रीक अकाउंट ऑफ मॉडर्न इंडिया, नासिक इंस्क्रिप्शन में अचीवमेंट ऑफ अशोका, दीर्घ निकाय में बुद्धिस्ट डिस्कोर्स। कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, हो सकता है कोई गलती कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक में या कहीं भी बोलने में, बता भी दिया करिए कि सर ये आपसे गलती हो गई, तो सुधार भी किया जा सकता है। इसको कमेंट में बता सकते हैं, माफी मांगी जा सकती है गलती पता होगी तो। ठीक है, तो यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बढ़िया से काम चल रहा है। परेशान मत होना, बस मेहनत करते रहो। जो भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस यूपीएससी में टॉप करो। तो ये नासिक लेख जो है वह गलत लिखा हुआ है, बाकी तीनों सही हैं। और अर्थव्यवस्था, सॉरी, अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने एनसीईआरटी के अलावा भी अपने नोट्स से उसमें कुछ चीजें इनहेंस की थी, आपको पता होगा, मैंने कुछ चीजें नोट करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नगरों में गिरावट आई। सेकंड है, फिर भी इंडो ग्रीक और सातवाहन काल में लंबी दूरी का व्यापार जारी रहा। सही उत्तर का चयन करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्बन सेंटर डिक्लाइन शार्पली आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, इट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कंटिन्यूड अंडर द इंडो ग्रीक एंड सातवाहनाज। इंग्लिश ठीक है मेरी, लेकिन मैं पसंद नहीं करता हूँ इंग्लिश को, थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आता इंग्लिश में, जो हिंदी में मजा है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता होगा इनकी इंग्लिश अच्छी है ही नहीं।
क्वेश्चन नंबर 19, आज का 9th नंबर क्वेश्चन। और जनवरी से इसकी संख्या बढ़ जाएगी क्वेश्चंस की, क्योंकि अभी आप मेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये बस 15 मिनट का वीडियो डाल देता हूँ, जिससे आपको अभी से एनसीईआरटी पे काम हो जाए। दिसंबर तक मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी आपकी खत्म कर दूं, पूरा क्वेश्चन निकाल के, और फिर जनवरी से हम बढ़िया से 20-20, 25-25 जैसी आपकी मर्जी होगी, आप लोकतंत्र में अपनी बात रख सकते हैं, इस चैनल पे तो रख ही सकते हैं। इसका आंसर दोनों सही है, ठीक है। पतन के बाद नगरों में गिरावट अवश्य आई थी, और फिर भी व्यापार जारी रहा, क्योंकि अन्य लोगों ने व्यापार किया, ठीक है। 20 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन। आपको दो चीजें आंसर में बतानी है, सॉरी कमेंट में बतानी है। एक तो आपके कितने सही हुए, और कौन सा अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण का उल्लेख करता है। मैंने सारे अभिलेख बताए थे। लघु शिलालेख 1, प्रमुख शिलालेख 13 भी मैंने बताया था। 13 किससे रिलेटेड था? स्तंभ लेख 7 है, इनमें से कोई नहीं। माइनर रॉक एडिक्ट 1, मेजर रॉक एडिक्ट 13, पिलर एडिक्ट 7, और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर आपको कल के वीडियो मिलेगा। तो कमेंट में दो चीजें बतानी है, एक तो 9 में कितने सही हुए, और दूसरा 10 का क्या आंसर सही है। तो ये दोनों कमेंट में बताइएगा। बाकी सीसेट का क्लास का लाभ उठाइए, बहुत मजा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।